हेलो एवरीवन, मैं इंजीनियर मासूम सर। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियर मासूम सर मैथमेटिक्स में। देखिए, आज हम लोग सारणी के गुण धर्म के बारे में बात करने वाले हैं, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में आज जानने वाले हैं। आज हमारा होगा लेक्चर 6। आज हम लोग लेक्चर 6 देखने वाले हैं। यहाँ पे बात होगा प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट का, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं सारणी का गुण, गुण या गुणधर्म। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग आज क्या देखने वाले हैं, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, सारणी का गुणधर्म। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही है। 12 का जो हमारा सिलेबस है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट है, सारणी का गुणधर्म है। जितना भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी पे आधारित रहता है। बोला जाएगा उसमें कि प्रॉपर्टी का यूज करके इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कीजिए, गुणधर्म का यूज करके इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कीजिए। तो आइए हम लोग सीखते हैं। इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं, हम लोग बारी बारी से उसको सीखते हैं। यहाँ पे हम लोग P1 लिख दिए। P1 मतलब प्रॉपर्टी 1। प्रॉपर्टी 1 हमारा क्या बोलता है, आइए जानते हैं। इफ वी इंटरचेंज रो इनटू कोरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स, क्या लिखे, इफ वी इंटरचेंज रो इनटू करस्पॉन्डिंग कॉलम देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज। देखिए उसको क्या बोला जा रहा है वहां पे, देखिए हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं, सारणी के गुणधर्म की बात कर रहे हैं कि सारणी का गुणधर्म क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो मैं P1 लिखा है यहाँ पे। P1 कहने का मतलब है प्रॉपर्टी 1। तो यहाँ पे क्या लिखा मैं, इफ वी इंटरचेंज रो इनटू करस्पॉन्डिंग कॉलम देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज। कहने का मतलब यह है कि अगर रो को हम करस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज कर दे या कॉलम को करस्पॉन्डिंग रो में चेंज कर दे तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में कोई भी चेंज नहीं आता है, ज्यों का त्यों रह जाता है। आइए हम लोग इसको हिंदी में भी लिख लेते हैं। अगर हम लोग रो को इंटरचेंज कर दे तो सारणिक डिटर्मिनेंट देखिए बाबू, ध्यान दीजिए यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ। हम लोग प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी क्या हुआ, तो मैंने लिखा इफ वी इंटरचेंज रो इनटू करस्पॉन्डिंग कॉलम या
कॉलम इंटू करस्पॉन्डिंग रो। कहने का मतलब यह है, सिंपल भाषा में सीखिए आप, मैं क्या बताना चाहता हूँ। कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि अगर आप रो को कॉलम में चेंज कर दे या कॉलम को रो में चेंज कर दे, हिंदी बोले तो पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दीजिए या स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दीजिए, तो सारणिक डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। देखिए इसी बात को मैं हिंदी में भी लिख दिया यहाँ पे। अगर हम लोग पंक्ति को स्तंभ में अदला बदली कर दे, इंटरचेंज मतलब अदला बदली कर दे, तो सारणिक के मान में कोई भी अंतर नहीं आएगा। देखिए मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हूँ, जिसको इंग्लिश में सीखना है इंग्लिश में सीख सकते हैं, जिसको हिंदी अच्छा लगता है हिंदी में सीख सकते हैं। मैं दोनों को साथ में लेकर चल रहा हूँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से लैंग्वेज में सीखना चाहते हैं। मैं दोनों को साथ में लेकर चल रहा हूँ, जिसको इंग्लिश सीखने का मन है इंग्लिश सीखो, जिसको हिंदी सीखने का मन है वो हिंदी सीखो। मैं दोनों को साथ में लेकर चल रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं इंग्लिश में यहाँ पे लिखा इफ यू इंटरचेंज रो इनटू करस्पॉन्डिंग कॉलम देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज। हिंदी उसका क्या हो जाएगा, अगर हम लोग रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दे तो सारणिक के वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। आइए हम इस बात को एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं, कहने का ये क्या मतलब है। यहाँ पे मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर मैं इसका एग्जाम्पल देता हूं जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं। मैं बोला कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर आप रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए या कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए, उससे डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। आइए इस बात को हम एग्जाम्पल द्वारा दिखाते हैं। यहाँ पे मैं बोलना क्या चाह रहा था, हम लोग प्रॉपर्टी 1 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी 1 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे तो देखिए, मान लीजिए आपको डेल बराबर A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 डेल बराबर आपको कोई डिटर्मिनेंट यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए इसमें 3 रो हैं, पहला दूसरा तीसरा 3 रो हैं, इसमें 3 कॉलम है, ये 3/3 का सारणिक दिया हुआ है। अब देखिए मैं क्या बोला, रो को कॉलम में चेंज कर देना है। देखिए आर का मतलब हुआ रो और सी का मतलब हुआ कॉलम। ये साइन जो है इंटरचेंज का है, मतलब रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए या कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, ये साइन का मतलब यानी ये साइन इंटरचेंज का साइन लगा हुआ है यहाँ पे, इसको इंटरचेंज का साइन बोलते हैं। दोनों तरफ तीर का निशान है, ऐसे बना देंगे, दोनों तरफ तीर लगा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इंटरचेंज का साइन हुआ, इंटरचेंज बोलते हैं इसको, इंटरचेंज। ये इंटरचेंज का सिंबल है, हिंदी में इसको अदला बदली बोलते हैं, अदला बदली बोलते हैं इसको। मतलब अदला बदली कर देना है, तो किससे किसको, रो को कॉलम से अदला बदली कर दीजिए या कॉलम को रो से कर दीजिए। आइए करते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपका फर्स्ट रो है, ये आपका ये फर्स्ट रो है, इसको हम लोग कॉलम में चेंज कर देते हैं। A1 B1 C1 जो रो हुआ यहाँ के क्या बन गया, फर्स्ट कॉलम बन गया, ये फर्स्ट आपका कॉलम हो गया। ये आपका सेकेंड रो है, इसको हम लोग सेकेंड कॉलम में चेंज कर देंगे। लिखिए यहाँ पे A2 B2 C2 हो गया, ये आपका सेकेंड कॉलम हो गया। अब थर्ड रो हमारा ये है, इसको हम लोग चेंज कर देंगे थर्ड कॉलम में, A3 B3 C3, ये आपका क्या बन गया, थर्ड कॉलम बन गया। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है कि रो को चेंज करना है कॉलम में, जितने भी रो होंगे सबको हम लोग कॉलम में चेंज कर देंगे। फर्स्ट रो था, इसको फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिए, सेकेंड रो था तो सेकेंड कॉलम में चेंज कर दिए, थर्ड रो था इसको थर्ड कॉलम में चेंज कर दीजिए। तो बोले हैं कि जब ऐसा आप कीजिएगा तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। डेल बराबर डेल हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेल बराबर डेल हो जाएगा यहाँ पे, या आप इसको दूसरा चीज मानिएगा, मान लीजिए इसको डेल मान लिया आप लोग, इसको डेल डैश माने हैं, डेल डैश, तो यहाँ डेल बराबर डेल डैश हो जाएगा क्योंकि दोनों का वैल्यू आपस में बराबर होगा। फिर से बात को समझिए मैं क्या बताना चाहता हूँ। प्रॉपर्टी 1 यही बोल रहा है कि अगर आप रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए या कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए तो वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। देखिए जो R1 था उसको मैं C1 में चेंज कर दिया, R2 को C2 में चेंज कर दिया, R3 को C3 में चेंज कर दिया, तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। और एक बात याद रखिएगा,
यहाँ पे रो को कॉलम से चेंज किए हैं, तो इसका मतलब यह है कि तीनों रो को तीनों कॉलम में चेंज करेंगे या तीनों कॉलम को तीनों रो में चेंज करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि एक रो को चेंज कर दिए और बाकी दो को छोड़ दिए, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको चेंज करना है तो R1 R2 R3 तीनों को चेंज करना है। यहाँ C1 C2 C3 में आ जाएगा, या कॉलम को चेंज कीजिएगा, C1 C2 C3 को चेंज कीजिएगा तो R1 R2 R3 में हो जाएगा। देखिए क्या बताया मैं, प्रॉपर्टी 1 यही बोल रहा है कि अगर आप रो को कॉलम में चेंज करते हैं या कॉलम को रो में चेंज करते हैं तो उसके वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। आप रो को कॉलम में चेंज कीजिए या कॉलम को रो में चेंज कीजिए, लेकिन कंडीशन है तीनों रो को तीनों कॉलम में कीजिए या तीनों कॉलम को तीनों रो में कीजिए, तो उसके वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। प्रॉपर्टी 1 हमको यही सिखाता है। हम लोग प्रॉपर्टी 1 देख लिए, अब प्रॉपर्टी 2 की तरह हम लोग बढ़ेंगे। तब तक आप इसको नोट कीजिए जल्दी से, मैं इसको रफ कर देता हूं। आइए मैं इसको रफ कर देता हूं, हम लोग इसको रफ कर देते हैं। हम लोग प्रॉपर्टी 1 की बात कर लिए, हम लोग प्रॉपर्टी 2 की तरफ बढ़ने वाले हैं। ये हमारा लेक्चर 6 हो रहा है, डिटरमिनेंट सारणी का ये लेक्चर 6 है। यहाँ पे हम लोग 6 देख रहे हैं, पार्ट 6 है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 और पार्ट 6 आज हो रहा है। इससे पहले हम लोग 5 क्लास ले चुके हैं डिटरमिनेंट की, आज हमारा 6वां क्लास है। यहाँ पे हम लोग देखो तो ये दिख रहा है जी, इसमें देखो तो दिख रहा है, ये दिख रहा है, देखिए तो ये दिखाई पड़ रहा है वहां पे। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी 2 की बात करने जा रहे हैं अब, कि प्रॉपर्टी 2 क्या होता है। हम लोग प्रॉपर्टी 1 के ऊपर बात कर लिए, तो देखिए प्रॉपर्टी 2 क्या होता है, आइए ध्यान दीजिए यहाँ पे। If we interchange any two रो या कॉलम, if we interchange any two रो या कॉलम with each other, then value of determinant change by only sign। देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, ध्यान दीजिए। इफ वी इंटरचेंज एनी टू रो या कॉलम विद ईच अदर देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंज बाय ओनली साइन। इससे पहले वाले प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़े कि तीनों रो को तीनों कॉलम में चेंज कर देना है या तीनों कॉलम को तीनों रो में चेंज कर देना है, तो उसके वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आया। और यहाँ पे बोला जा रहा है किसी दो रो को या दो कॉलम को आपस में चेंज करना है। रो है तो रो ही में चेंज करना है, कॉलम है तो कॉलम में ही चेंज करना है, तो उसमें निगेटिव साइन का अंतर हो जाएगा। आइए इसको हिंदी में भी लिख लेते हैं यहाँ पे। अगर हम लोग किसी डिटरमिनेंट में उसके किसी दो रो या कॉलम को आपस में अदला बदली करते हैं
करते हैं तो उसके वैल्यू में केवल चिन्ह का अंतर होगा। केवल चिन्ह का अंतर होगा। देखिए बात को समझिए, अगर हम लोग किसी डिटर्मिनेंट में उसके किसी दो रो या कॉलम को आपस में अदला बदली करते हैं तो उसके वैल्यू में केवल चिन्ह का अंतर होगा। चिन्ह कहने का मतलब यह है कि अगर एक का वैल्यू 5 रहेगा तो एक का वैल्यू -5 हो जाएगा। ये चिन्ह हो गया। देखिए न्यूमेरिकली दोनों वैल्यू सेम है, 5 है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव होगा। केवल चिन्ह का अंतर हो जाएगा। अगर -5 है तो इसका वैल्यू 5 आ जाएगा। अगर 10 लिखा हुआ है तो एक जगह -10 हो जाएगा। अगर पहला अगर -10 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। केवल निगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन का अंतर होगा, केवल साइन का अंतर होगा, केवल चिन्ह का अंतर होगा। उसमें पहला 5 है तो दूसरा -5 हो जाएगा। ये पहला अगर -5 है तो इसमें 5 हो जाएगा। चेंज कर देना है साइन को। देखिए फिर से एक बात समझ लीजिए, इसको क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। इफ वी इंटरचेंज एनी टू रो या कॉलम विद ईच अदर द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज बाय ओनली साइन। अगर हम लोग किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई दो रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं, किसी दो रो या दो कॉलम को, तीनों को नहीं करना है। इसे पिछले वाला प्रॉपर्टी पढ़े थे, उसमें तीनों रो या तीनों कॉलम को चेंज कर देंगे तो वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। लेकिन इसमें किसी दो रो या कॉलम को ही आपस में चेंज करना है तो उससे क्या होगा, उसके वैल्यू में केवल साइन का अंतर होगा। आइए एग्जाम्पल द्वारा आपको दिखाते हैं हम। मान लीजिए यहाँ डेल दिखा हुआ है, डेल दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है A1 B1 C1 A2 B2 C2 फिर A3 B3 C3 हो गया यहाँ पे। अब देखिए R1 को इंटरचेंज कर दे रहा हूँ मैं R2 से। ये साइन हुआ इंटरचेंज का। ये बीच में मैं जो साइन लगाया हूँ ये साइन क्या है, इंटरचेंज का है। कहने का मतलब यह है कि R1 को R2 से चेंज कर रहा हूँ और R2 को R1 से चेंज कर रहा हूँ। R1 की जगह R2 हो जाएगा और R2 की जगह R1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये R1 है, ये R2 है, तो रो 1 है, ये रो 2 है। तो R1 की जगह R2 लिख दीजिए और R2 की जगह R1 लिखिए। आइए चेंज करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 की जगह हमको R2 लिखना है तो R2 यही ना है, इसको ऊपर लिख दीजिए तो A2 B2 C2 हो जाएगा। फिर R1 ये वाला है, R1 की जगह R1 को R2 की जगह लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा A1 B1 C1 A3 B3 C3। देखिए चेंज हो गया। तो मान लीजिए इस डिटर्मिनेंट का हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमारा वैल्यू 5 आ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे मान ले रहे हैं, इसका वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमको 5 मिला है। तो जब चेंज करके इसका वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, -5 मिलेगा। दोनों वैल्यू सेम रहेगा, केवल साइन का अंतर रहेगा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे निगेटिव मिल जाएगा, -5 हो जाएगा। फिर देखिए मान लीजिए इस डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व किए तो हमको मिला 10 मिला। क्या मिला, 10 मिला। इस डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व किए तो इसका वैल्यू 10 मिला। तो इसका क्या मिलेगा, हम चेंज कर दिए हैं तो बोले हैं कि यहाँ पे चिन्ह का अंतर हो जाता है। चेंज करने के बाद क्या होता है, चिन्ह का अंतर हो जाता है। तो यहाँ पे 10 मिला तो हमें क्या मिलेगा, -10 मिलेगा। एग्जाम्पल और ले लीजिए, मान लीजिए इसको सॉल्व किए तो हमको मिला -5 मिला। यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो -5 मिला। फिर यहाँ पे हम लोग इंटरचेंज कर दिए हैं, R1 को R2 से इंटरचेंज कर दिए हैं। तो क्या लिखे हैं कि इफ वी इंटरचेंज एनी टू रो या कॉलम विद ईच अदर देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज बाय ओनली साइन। तो साइन चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे -5 मिला है तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, +5 मिल जाएगा। देखिए केवल साइन का अंतर हो जाएगा यहाँ पे। आशा करता हूँ कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। इसको नोट कीजिए आप लोग इसको जल्दी से। चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए आप लोग, मैं रफ करता हूँ इसको जल्दी से। आइए हम लोग प्रॉपर्टी 3 की ओर बढ़ेंगे। अब हम लोग प्रॉपर्टी 3 को देखेंगे। अब क्या होता है प्रॉपर्टी 3। आशा करता हूँ कि आप लोग इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। हम लोग प्रॉपर्टी 3 को देखने वाले हैं। अब
देखिए बाबू ध्यान दीजिए, अच्छा से पढ़ाई कीजिए आप लोग, बहुत ही ईजी है। सिर्फ मैं बात को जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए आप लोग। यहाँ पे मैं इंग्लिश हिंदी दोनों को साथ में लेके चल रहा हूँ, कोई भी आप लोग को परेशानी नहीं होगी। प्रॉपर्टी नंबर 3 P3। P मतलब प्रॉपर्टी और 3 हो गया। यहां पे हम लोग प्रॉपर्टी 3 की बात कर रहे हैं। इफ 2 रोज या और कॉलम्स आर आइडेंटिकल। देखिए जी दिखाई दे रहा है ये पीछे है। क्या जी? अच्छा चलिए अच्छी बात है। क्या लिखे हैं कि इफ 2 रोज या कॉलम आर आइडेंटिकल सेम देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा जी? ये 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिए बात को समझिए। यहाँ पे मैं लिखा हूं इफ 2 रो या कॉलम, रो या कॉलम, इफ 2 रो या कॉलम आर आइडेंटिकल सेम। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? सेम होता है, बराबर होता है। देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0, 0 हो जाएगा। आइए इसको हिंदी में मैं लिख देता हूं यहाँ पे। अगर किसी भी सारणी का, सारणी का आने का मतलब क्या है? डिटर्मिनेंट। और किसी भी डिटर्मिनेंट का दो रो या कॉलम बराबर हो जाए, बराबर हो जाए या इसको एक जैसा हो जाए, एक जैसा हो जाए तो उसका वैल्यू जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया हूँ, इफ 2 रो या कॉलम आर आइडेंटिकल सेम देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। अगर किसी भी सारणी का 2 रो या कॉलम बराबर हो जाए, एक जैसा हो जाए, तो उसका वैल्यू शून्य हो जाता है। आइडेंटिकल यहाँ यूज किया गया है। आइडेंटिकल शब्द का सेम मतलब इसका बराबर होता है, एक जैसा, बराबर बोल सकते हैं इसको, एक जैसा, बराबर बोलिए या एक जैसा। तो यही बोला जा रहा है किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर उसका कोई 2 रो या 2 कॉलम एक जैसा दिख जाए, सेम दिख जाए, सेम चेहरा वाला दिख जाए, तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। उसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। आइए एग्जाम्पल द्वारा दिखाते हैं आपको। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं एग्जाम्पल 1 में ले लेता हूँ। डेल बराबर दिया हुआ है A1 B1 C1, फिर यहाँ पे A2 B2 C2 दिया हुआ है, फिर यहाँ पे A1 B1 C1 दिया हुआ है। ध्यान से देखिए इस एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल 1 में लिखा हुआ है ये आपका R1 होता है। क्या होता है ये R1 होता है, ये R2 होता है और ये आपका R3 होता है। ध्यान से देखिए यहाँ पे कुछ देखने को हमको मिल रहा है। यहाँ पे जो R1 में एलिमेंट लिखा हुआ है A1 B1 C1 और जो R3 में एलिमेंट लिखा हुआ है A1 B1 C1, दोनों सेम होगा कि नहीं? देखिए यहाँ भी A1 B1 C1 R1 में है, A2 B2 A1 B1 C1 यहाँ भी R3 में। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि R1 बराबर R3 है। R1 और R3 क्या हुआ? आपस में बराबर हो गया, आइडेंटिकल हो गया। क्या हो गया? आइडेंटिकल हो गया, सेम हो गया, बराबर हो गया, एक जैसा हो गया। तो इसका वैल्यू को निकालने की कोई जरूरत है ही नहीं हमको। डायरेक्ट इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 आंसर हो जाएगा। यही बात कोई सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है तो यही है। देखिए इसमें मैं 3 स्टार लगाता हूँ, 3 स्टार इस पर लगा देता हूँ। इस प्रॉपर्टी का आगे में बहुत ही काफ़ी यूज है। इस प्रॉपर्टी का यूज हम लोग क्वेश्चन बनाते समय बहुत ही ज़्यादा करने वाले हैं। इस प्रॉपर्टी को आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए, अपने माइंड में बैठा लीजिए इसको। देखिए मैं कितने बारीकी से आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे कि कैसे क्या हो रहा है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि इस प्रॉपर्टी को आप लोग बहुत ही अच्छा सा देखिए। यहाँ पे 3 स्टार में लगा दिया हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा ही प्रॉपर्टी है।
मैं देखिए लिखा हूँ यहाँ पे कि इफ टू रोज या कॉलम आर आइडेंटिकल सेम, कोई किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर उसका कोई दो रो या दो कॉलम आपस में सेम हो जाए, एक जैसा दिखे, एक चेहरा वाला दिखे। देखिए यहाँ पे इसका चेहरा R1 का चेहरा सेम है, R3 का चेहरा सेम है, तो R1 बराबर R3 लिख दिया हूँ। आइडेंटिकल हो गया, ये सेम हो गया, बराबर हो गया, एक जैसा हो गया, तो इसको वैल्यू को सॉल्व करने की कोई जरूरत है ही नहीं। इसका वैल्यू 0 मार दीजिए बिना देर किए, यहाँ पे 0 मार दिया, आपका 0 आंसर हो जाएगा। देखिए वही ना बात लिखा हूं यहाँ पे, अगर किसी भी सारणी के डिटर्मिनेंट का दो रो या कॉलम का दो या रो या कॉलम बराबर हो जाए, एक जैसा हो जाए, तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। आइए एग्जांपल 2 लेते हैं हम लोग, अच्छा सा समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ ध्यान दीजिए, एग्जांपल 2 लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल 2 में डेल बराबर आपको दिया हुआ है 1 4 3 2 4 6 7 फिर यहाँ पे ले लीजिए 1 4 3। ध्यान दीजिए इसमें, यहाँ पे इसको कॉलम बोलते हैं, C1 हो गया और यहाँ पे ये C3 हो गया, ये कॉलम 1 हो गया, ये कॉलम 3 हो गया, यहाँ पे ये C2 होता है। ध्यान दीजिए 1 4 3 लिखा हुआ है, 1 4 3 लिखा हुआ है, मतलब क्या है, यहाँ पे C1 और C3 आपस में बराबर हैं, आइडेंटिकल है, सेम है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बिना सोल्व किए हम लोग 0 इसका आंसर बता सकते हैं। आप लोग सोल्व कीजिएगा इसको तो इसका वैल्यू 0 ही आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे दो कॉलम आपस में बराबर हो गए हैं। मैं बात किया हूँ यहाँ पे, और किसी भी सारणिक डिटर्मिनेंट का दो रो या कॉलम, रो भी बराबर हो जाए या कॉलम, कोई भी दो आपस में बराबर हो जाए, दो रो या दो कॉलम, तो यहाँ पे दोनों रो बराबर हो गया था, यहाँ पे दोनों कॉलम बराबर हो गए, C1 बराबर C3 हो गया, यहाँ पे R1 बराबर R3 आ गया था, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम लोग बिना सोल्व किए इसका वैल्यू बता सकते हैं कि 0 हो जाएगा, सोल्व करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं इसमें। चलिए देखिए, इसको आप लोग अच्छा से पढ़िए, याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलिए नोट कीजिए इसको। आइए इसको मैं रफ कर देता हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे अब हम लोग बिना देर किए। मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप लोग अच्छा से सिर्फ ध्यान दीजिए, क्लास में याद होना चाहिए। पढ़ाई का मतलब होता है कि क्लास में ही आपको सब बात याद हो जाना चाहिए। पढ़ाई का मतलब क्या होता है कि आपको सब बात क्लास में याद हो जाना चाहिए, घर पे कुछ नहीं, यहीं पे सब आपको रट जाना है, याद कर लेना है, समझ समझ के पढ़िए। मैं आपका हेल्प कर रहा हूँ, मैं आपके साथ में हूँ, आप लोग इस बात को रियलाइज कीजिए। प्रॉपर्टी 3 हो गया था, हम लोग प्रॉपर्टी 4 की ओर बढ़ेंगे। अब हम लोग प्रॉपर्टी 4 देखने वाले हैं यहाँ पे। अब इफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए रो या कॉलम, if all element of a row या column are 0, then value of determinant is 0। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है इफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए रो या कॉलम, if all elements of a row या column are 0, then value of determinant is 0। आइए इसको हिंदी में लिख लेते हैं। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में कम से कम उसका एक रो या कॉलम का सभी एलिमेंट
एलिमेंट मतलब अवयव होता है, जीरो हो, जीरो मतलब शून्य, शून्य हो तो उसका वैल्यू मतलब मान जीरो हो जाता है, शून्य जीरो हो जाता है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, लिखे हैं इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो या कॉलम आर जीरो देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। हिंदी इसका क्या होता है, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में कम से कम उसका एक रो या कॉलम का सभी एलिमेंट अवयव जीरो हो तो उसका वैल्यू मान शून्य हो जाता है। कहने का मतलब यह है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यहाँ पे 4 स्टार लगा लीजिए, यहाँ पे मैं 4 स्टार लगा दिया हूँ इसके ऊपर। इससे पहले प्रॉपर्टी में मैं 3 स्टार लगाया था, यहाँ पे 4 स्टार लगा दिया। इसका मतलब यह बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने जा रहा है। आप इस बात को ध्यान में रखिए और याद कर लीजिए। बार बार मैं बात को नहीं बोलूँगा, आप लोग इसको याद कर लीजिए, ध्यान में रखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मेरे लिए, हमारे लिए। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में कम से कम की बात हो रही है, उसका एक रो या कॉलम का सभी एलिमेंट जीरो हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाता है। आइए एग्जाम्पल द्वारा इस बात को समझते हैं हम लोग। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, 1 नंबर में डेल बराबर आपको अगर दिया हुआ है 145000653। देखिए आपको ये कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, 3 ऑर्डर का है, 3 रो, इसमें 3 कॉलम है, आपको एक सारणिक दिया गया है, बोल रहा है इसका वैल्यू निकालिए क्या होगा। तो हमको दिखाई दे दिया यहाँ पे, इसको R1 बोलते हैं हम लोग, इसको R2 बोलते हैं, इसको R3 बोलते हैं। तो यहाँ पे R2 जो है, यहाँ पे इसका सभी एलिमेंट जीरो दिख रहा है। और क्या लिखे हैं, और किसी भी डिटर्मिनेंट में कम से कम उसका एक रो या कॉलम का सभी एलिमेंट जीरो हो गया। तो देखिए ना यहाँ पे R2 का सभी एलिमेंट, R2 का क्या हुआ, सभी एलिमेंट जीरो हो गया। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी वैल्यू विल बी जीरो। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो आंसर हो जाएगा हमारा। इसको सोल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर सोल्व भी आप कीजिएगा तो आपको जीरो ही आंसर मिलेगा। अगर आपको बिलीव ना हो, विश्वास ना हो मेरे बातों को, तो आप लोग सोल्व करके देख सकते हैं, आपका आंसर इतना ही आएगा। एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं भाई। यहाँ पे डेल बराबर दिया हुआ है 143005600। अब देखिए यहाँ पे इसको C1 बोलते हैं हम लोग, इसको C2 बोलते हैं, इसको C3 बोलते हैं। मतलब कॉलम 1 हो गया, कॉलम 2 हो गया, कॉलम 3 हो गया। यहाँ पे जो C2 दिख रहा है, कॉलम 2 दिख रहा है, देखिए इसका सभी एलिमेंट क्या है, जीरो है। तब बात क्या कह रहा है मेरा प्रॉपर्टी, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में कम से कम उसका एक रो या कॉलम, रो हो या कॉलम हो दोनों चलेगा, रो या कॉलम का सभी एलिमेंट अवयव जीरो हो जाए। तो यहाँ पे जो C2 है, इसका सभी एलिमेंट क्या हो गया, अवयव क्या हो गए हैं, जीरो हो गए हैं। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा कम से कम। फिर एग्जाम्पल देखिए, तीसरा एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पे अगर डेल बराबर आपको दिया हुआ है 00000, फिर यहाँ पे 5300। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे C1 एंड C2 के सभी एलिमेंट क्या हो गए हैं, जीरो जीरो हो गए हैं। C1, इसको C1 बोलते हैं ना, कॉलम 1, इसको कॉलम 3। C1 एंड C2 के सभी एलिमेंट क्या हो गए हैं, जीरो हो गए हैं। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कम से कम एक एलिमेंट का, कम से कम एक रो के सभी एलिमेंट जीरो होना चाहिए। देखिए यहाँ पे C2 का था जीरो, यहाँ पे R2 का जीरो था, यहाँ पे 2 हो गया, 3 भी हो सकता है, तो जीरो हो जाएगा। किसी भी एक रो या कॉलम का सभी एलिमेंट जीरो दिख जाए आपको, तो बिना देर किए उसका वैल्यू जीरो मार दीजिएगा। उसको सॉल्व करने की कोई आपको जरूरत है ही नहीं। चलिए इस बात को नोट कीजिए, मैं आगे आपको फिर आगे बढ़ाता हूं। जल्दी से नोट कीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना देर किए। हम लोग आगे प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। अब अगला 4 प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लिए। आइए अब हम लोग प्रॉपर्टी 5 देखने वाले हैं।
4 प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लिए, 5वां प्रॉपर्टी को हम लोग पढ़ेंगे अब। प्रॉपर्टी P5 लिख देंगे। P मतलब प्रॉपर्टी नंबर 5 को हम लोग देखने वाले हैं। देखिए प्रॉपर्टी 5 में क्या दिया गया है, दिया गया है यहाँ पे, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट सारणिक को किसी कांस्टेंट मतलब होता है अचर से गुना करेंगे तो उस डिटर्मिनेंट हिंदी में बोल दे इसको सारणिक के केवल एक रो या कलम में ही गुना होगा। आइए इस बात को ध्यान देते हैं हम लोग, तब तक आप इसको पढ़िए, मैं कुछ बताता हूँ आपको। आइए हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। हम लोग प्रॉपर्टी 5 की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए बाबू। यहाँ पे हम लोग पीछे में 4 प्रॉपर्टी पढ़े, 5वां पढ़ने जा रहे हैं। लिखा हुआ है अगर किसी भी सारणी को किसी कांस्टेंट से गुना करेंगे तो उस सारणी के केवल एक रो या कलम में ही गुना होगा। आइए इस बात को हम लोग समझते हैं। यहाँ पे लेट कीजिए, यहाँ पे लेट मतलब माना कि डेल बराबर कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है A1 B1 A2 B2। आप लोग मान लिए यहाँ पे कि लेट डेल बराबर A1 B1 A2 B2, 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसमें 2 रो और 2 कलम है। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट सारणी को किसी कांस्टेंट से गुना करते हैं, अब मान लेते हैं यहाँ पे K बराबर कांस्टेंट अचर। सबसे पहले हम लोग क्या माने कि लेट डेल बराबर इतना दिया हुआ है, फिर K एक मान लिए कांस्टेंट, ये अचर है। देखिए अगर किसी भी डिटर्मिनेंट सारणी को किसी कांस्टेंट से गुना करेंगे तो उस डिटर्मिनेंट में केवल एक रो या कलम में ही गुना होगा। तो हम लोग इस कांस्टेंट से इसमें गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा K इंटू डेल। डेल मतलब क्या, कोई डिटर्मिनेंट है, और K मतलब कोई कांस्टेंट है। तो हम लोग किसी डिटर्मिनेंट में कांस्टेंट से गुना कर रहे हैं, वही ना बोला जा रहा है। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट को सारणी को कांस्टेंट से गुना करते हैं तो कीजिए यहाँ पे गुना, सारणी ये दिया हुआ है, कांस्टेंट ये दिया हुआ है, तो डेल में K से गुना करें तो गुना हो जाएगा ना। सारणी में K से गुना कीजिए। जब गुना करेंगे हम लोग तो यहाँ पे लिखा गया है किसी भी डिटर्मिनेंट सारणी को किसी कांस्टेंट से गुना करेंगे तो उस डिटर्मिनेंट सारणी के केवल एक रो या कलम में ही गुना होगा। केवल एक रो या केवल एक कलम में ही गुना होगा। एक साथ हम लोग चारों एलिमेंट में गुना नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे हम लोग गुना कर दें, K इंटू डेल लिखना है, K इंटू डेल लिखना है। डेल देखिए तो K इंटू डेल का वैल्यू क्या होता है, A1 B1 दिया हुआ है, A2 B2 दिया हुआ है। देखिए K का वैल्यू यहाँ पे K लिख दिया और डेल का वैल्यू इतना दिया लिख दिया यहाँ पे। अगर आप ऐसे कर दीजिएगा, यहाँ पे सभी एलिमेंटों में एक साथ गुना कर दीजिए, KA1 KB1 KA2 KB2। देखिए इस K से मैं इस चारों में गुना कर दिया हूँ। देखिए एक के साथ चारों में गुना करते हैं, ये गलत हो जाएगा। ये क्या होगा हमारा, गलत हो जाएगा। देखिए प्रॉपर्टी में लिखा भी हुआ है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में सारणी को किसी कांस्टेंट से गुना करते हैं तो केवल उसके एक रो या कलम में ही गुना होगा। केवल एक रो या केवल एक कलम में ही गुना हुआ। एक साथ हम लोग चारों को गुना नहीं कर सकते, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये जो ऐसे गुना कर देंगे तो गलत हो जाएगा। ये इसको नहीं करना है, किसी एक रो या किसी एक कलम में ही गुना कीजिए। तो देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके बराबर, ये R1 है तो हम लोग पहले R1 में गुना करते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए
के इंटू R1, मतलब हम के से R1 में सिर्फ गुना कर रहे हैं, के से सिर्फ R1 में केवल एक रो या केवल एक कॉलम में ही गुना हो सकता है, एक साथ सभी में गुना नहीं हो सकता है, यहाँ बोला भी गया है। और किसी भी डिटरमिनेंट सारणी को किसी कांस्टेंट से गुना करेंगे तो उस डिटरमिनेंट सारणी के केवल एक रो या कॉलम में ही गुना होगा, केवल एक रो या केवल एक कॉलम में ही गुना होगा, एक साथ सभी एलिमेंट में गुना नहीं कर सकते हैं। तो हम के को सिर्फ R1 में गुना करना है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा के A1 के B1 ये A2 और B2 ऐसे ही रह जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे R1 में मैं सिर्फ के से गुना किया हूँ, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही गुना होगा। ये आपका R2 है, आइए इस बार R2 में गुना करते हैं, तो के इंटू R2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सिर्फ R2 में गुना होगा, बाकी सब जेम का त्यों रह जाएगा। तो A1 और B1 जेम का त्यों हो गया क्योंकि R1 है, R2 को चेंज होगा, R2 में के से गुना कर दीजिए, के2 और के B2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब के से हम लोग एक नंबर में हम लोग के को R1 से गुना किए, 2 नंबर में के को R2 से गुना किए, 3 नंबर में हम लोग के को C1 से इस बार गुना करते हैं। दोनों रो में गुना कर चुके हैं, अब ये C1 हो गया कॉलम 1, ये कॉलम 2, तो कॉलम 1 में एक बार गुना कर देते हैं, फिर एक कॉलम 2 में एक बार गुना करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे के इंटू C1, तो के A1 के A2 हो जाएगा, यहाँ पे K1 के A2 ये B1 और B2 जेम करते हैं और आ जाएगा। फिर 4 नंबर में गुना करते हैं, के को C2 से गुना करते हैं, तो C1 वाला एलिमेंट जेम करते हैं और आ जाएगा, A1 A2 सिर्फ C2 में गुना होगा, के B1 के B2। बात को समझिए, बारीकी से समझिए मैं क्या बताना चाहता हूँ बाबू। गर्मी बहुत काफ़ी है, आज बहुत काफ़ी पसीना हो रहा है। बोला यहाँ पे यही जा रहा है कि किसी भी डिटरमिनेंट में, किसी भी सारणिक में अगर आप अचर से गुना करते हैं, कांस्टेंट से गुना करते हैं, तो उसके केवल एक रो या केवल एक कॉलम में ही गुना होगा, केवल एक रो या केवल एक कॉलम में ही गुना हो गया। सभी रो में एक साथ गुना नहीं कर सकते या सभी कॉलम में एक साथ गुना नहीं कर सकते। वही बात मैं यहाँ पे किया हूँ। देखिए यहाँ जो के है, के से मैं सब में गुना नहीं कर सकता एक साथ, पहले R1 में गुना किया हूँ, फिर R2 में किया हूँ, फिर C1 में किया हूँ, फिर C2 में किया हूँ। केवल एक रो में कर सकता हूँ या केवल एक कॉलम में ही कर सकता हूँ, तो पहले R1 में कर दिया तो ये जेम का त्यों उतर गया यहाँ पे देखिए। फिर R2 से किया तो सिर्फ R2 में गुना हुआ, ये जेम का त्यों उतर गया। फिर C1 में किया हूँ तो सिर्फ C1 में गुना हुआ, ये जेम का त्यों उतर गया। फिर C2 में किया हूँ तो सिर्फ C2 में गुना हुआ, ये जेम का त्यों उतर गया। चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। आइए हम लोग प्रॉपर्टी 6 की ओर बढ़ेंगे। अब बिना देर किए हम लोग प्रॉपर्टी 6 की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे P6 ले लेते हैं हम लोग। जो 3 नंबर 4 नंबर प्रॉपर्टी था ना बाबू, जो 3 4 में प्रॉपर्टी बताया उसको आप अच्छा से देखिएगा। वहाँ पे जहाँ पे मैं 3 स्टार लगाया हूँ और एक बार 4 स्टार लगाया हूँ, वो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जो 3 है और 4 है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग अच्छा से ध्यान रखिएगा। हम लोग प्रॉपर्टी 6 की ओर बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6 की ओर चलते हैं हम लोग। मान लीजिए एग्जाम्पल में दिया हुआ है आपको डेल बराबर लिखा हुआ है इतना, A1 प्लस K1, फिर लिखा हुआ है B1 प्लस K2। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे सम के फॉर्म में लिखा है। यहाँ पे देखिए A1 प्लस K1 लिखा हुआ है, B1 प्लस K2 लिखा हुआ है, C1 प्लस K3 लिखा हुआ है। यहाँ पे सम के फॉर्म में रहे या माइनस के फॉर्म में रहे, यहाँ पे सम मतलब जोड़, माइनस मतलब घटाव, यहाँ पे माइनस लगा लीजिए। यहाँ पे हम लोग इसको अलग अलग कर सकते हैं। देखिए अलग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे A1, फिर आपको हो जाएगा B1 C1, A2 B2 C2 हो जाएगा, फिर A3 B3 C3 हो जाएगा। अब बीच में आपको प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस लिख दीजिए, K1 K2 K3 हो गया, फिर आपको A2 B2 C2 हो गया,
A3 B3 C3 हो गया। देखिए कहने का मतलब क्या है, अगर आपको दो डिटर्मिनेंट साथ में लिखा हुआ हो, मतलब आपको प्लस माइनस दिख जाए यहाँ पे A1 प्लस माइनस K1, B1 प्लस माइनस K2, C1 प्लस माइनस K3, तो इसको हम लोग अलग अलग तोड़ सकते हैं दो डिटर्मिनेंट में। कैसे तोड़े हैं, पहला यहाँ से ले लेंगे, लिख दीजिए, पहला यहाँ से लिख दीजिए, पहला इसमें का जो बचा हुआ है इसमें आ जाएगा। देखिए A1 B1 C1 इन दोनों का पहला इसमें आ गया, अब बाद वाला इसमें आ जाएगा K1 K2 K3, और ये दोनों में हो जाएगा A1 B2 C2 A3 B3 C3 A2 B2 C2 A3 B3 C3 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये हमारा तीनों में आ जाएगा। यही तो है मेरा, देखिए कितना इजी है। नोट कीजिए उसको। नोट कीजिए जल्दी से उसको, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी नंबर 6 को समझिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। प्रॉपर्टी 6 में बोला जा रहा है यहाँ पे, देखिए प्रॉपर्टी 6 में आपसे बोला जा रहा है कि अगर देखिए R1 है, ये R1 का जो एलिमेंट है ये प्लस माइनस फॉर्म में लिखे हैं। R1 का जो एलिमेंट दिख रहा है ये प्लस माइनस के फॉर्म में लिखा हुआ है। A1 प्लस माइनस K1, B1 प्लस माइनस K2, C1 प्लस माइनस K3। तो जो प्लस माइनस के फॉर्म में लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग अलग अलग दो डिटर्मिनेंट में तोड़ सकते हैं। यहीं तोड़ दिए हैं। A1 इसका जो पहला होगा, इसका पहला होगा, इसका पहला होगा, इससे एक डिटर्मिनेंट तैयार हो जाएगा, और जो दूसरा होगा इससे एक डिटर्मिनेंट चेंज हो जाएगा। और जो प्लस माइनस है, प्लस माइनस यहाँ पे लगा दीजिए। एग्जाम्पल 2 देखिए, आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपको लिखा रहता है यहाँ पे डेल बराबर A1 प्लस B1 प्लस C1 A2 प्लस B2 प्लस C2 A3 प्लस B3 प्लस C3, फिर यहाँ पे B1 B2 B3 लिखा हुआ है, C1 C2 C3 लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए अच्छा से, जो R1 हमको दिख रहा है, R1 यहाँ पे प्लस माइनस R1 के जो एलिमेंट है, यहाँ देखिए प्लस माइनस के फॉर्म में लिखे हुए हैं। प्लस के फॉर्म में A1 प्लस B1 प्लस C1 A2 प्लस B2 प्लस C2। तो यहाँ से हम लोग इसको अलग अलग तोड़ सकते हैं। देखिए 3 पार्ट में टूट जाएगा। एक हम लोग डिटर्मिनेंट तैयार कर लेंगे, यहाँ से A1 A2 A3 ले लेंगे। यहाँ पे A1 A2 A3, फिर B1 B2 B3, ये तो जेम का तीनों में आ जाएगा, C1 C2 C3। फिर देखिए प्लस है तो बीच में प्लस आ जाएगा। A1 A2 A3 से हम लेके काम कर लिए हैं। अब B1 B2 B3 की बात है यहाँ पे, तो B1 B2 B3 की बारी आ गई। फिर यहाँ से B1 B2 B3, ये तो सब में कॉमन रहेगा, C1 C2 C3, फिर प्लस लगा दिया। अब इसका यूज हो चुका है, इसका यूज हो चुका है, इसका यूज हो चुका है। अब यहाँ से C1 का यूज करना है, C2 का यूज करना है, C3 का यूज करना है, C1 C2 C3, ये जेम करते हैं हो जाएगा B1 B2 B3, फिर C1 C2 C3। तो कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए मैं समझा यही रहा हूँ कि अगर कोई डिटर्मिनेंट दिया हो, उसमें कोई रो या कोई कॉलम में एक से ज़्यादा प्लस माइनस दिखे, एक से ज़्यादा प्लस माइनस से सेपरेट एलिमेंट देखे, तो उसको हम लोग अलग अलग तोड़ा जा सकता है, अलग अलग उसको तोड़ सकते हैं। यहाँ पे 2 दिख रहा था, A1 प्लस माइनस K1 था, B1 प्लस माइनस K2 था, C1 प्लस माइनस K2 था। तो A1 B1 C1 का यूज करके एक डिटर्मिनेंट बना लिए, A1 B1 C1। जो बच गया K1 K2 K3, इसको लेके एक एलिमेंट में, इसको लेके एक डिटर्मिनेंट बना लिए। यहाँ पे 3 एलिमेंट था, तो A1 A2 A3 का यूज करके ये बना लिए, B1 B2 B3 का यूज करके ये बना लिए, C1 C2 C3 का यूज करके ये बना लिए। तो कहने का मतलब यह है कि एक डिटर्मिनेंट को हम लोग बहुत सारे डिटर्मिनेंट में तोड़ सकते हैं। अगर ऐसा कंडीशन दिया रहे बीच में प्लस माइनस से सेपरेट हो, तो हम लोग उसको अलग अलग डिटर्मिनेंट में तोड़ा जा सकता है। देखिए मैं आप लोगों को आज प्रॉपर्टी बताया। पहला प्रॉपर्टी क्या था मैं याद दिला देता हूँ, दूसरा क्या था, तीसरा क्या था, चौथा क्या था, पांचवा क्या था, छठा क्या था, मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ। पहला प्रॉपर्टी यही था, उसमें बोला जा रहा था कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में अगर उसको रो को कॉलम में चेंज कर दिया जाए या कॉलम को रो में चेंज कर दिया जाए, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज कर दिया जाए, तो डिटर्मिनेंट सारणी के वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता है। 2 नंबर में फिर क्या बोला जा रहा था,
अगर किसी सारणिक में, किसी डिटर्मिनेंट में अगर किसी उसके दो रो या कलम को, केवल दो रो या कलम को आपस में चेंज कर दिया जाए, रो को रो से या कलम को कलम से, केवल दो को, तो उसमें निगेटिव साइन का अंतर हो जाता है, साइन का अंतर हो जाता है। अगर +5 आएगा एक वैल्यू तो एक वैल्यू -5 आएगा। फिर प्रॉपर्टी 3 में बोला जा रहा था, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी डिटर्मिनेंट में, किसी सारणिक में अगर कोई भी उसका दो रो या कलम आपस में सेम हो जाए, कोई भी दो रो या कलम उसका आपस में सेम हो जाए तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। फिर हम लोग 4 नंबर में प्रॉपर्टी में देखें कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में कम से कम उसका एक रो या कलम का सभी एलिमेंट 0 हो जाए, कोई भी सारणिक में उसका एक रो या कलम का कोई भी एलिमेंट 0 हो जाए तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। 5 नंबर प्रॉपर्टी में पढ़े कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में हम लोग किसी कांस्टेंट से गुना करते हैं तो केवल उसके एक रो या केवल एक कलम में ही गुना होगा, सभी में एक साथ नहीं होगा। फिर 6 नंबर में अभी देखें यहाँ पे कि एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, उसमें प्लस माइनस के फॉर्म में बहुत सारे एलिमेंट सेपरेट किए हुए हैं, तो हम लोग को अलग अलग डिटर्मिनेंट में तोड़ा जा सकता है। तो यही हमारा प्रॉपर्टी था। फिर हम लोग जो बचा हुआ है अगला क्लास में हम लोग उसको देखेंगे। देखिए, आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा से ये समझ में आया होगा और आप लोग जाके इसको अच्छा से अध्ययन कीजिए। बार बार मैं जो बात बोला उस पर ध्यान दीजिए। कहीं पे समझ में नहीं आता है तो हमसे पूछिए कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, मैं आपको फिर से बताऊँगा। आपको मैथ सिखाना है, ये मेरी गारंटी है। तो इसलिए कहीं भी कोई दिक्कत हो, कभी भी कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछा कीजिए कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आई, यहाँ पे समझ में नहीं आया। पूछने के लिए आपकी आज़ादी है यहाँ पे, क्योंकि मैं आपको मैथ सिखाना चाहता हूँ और मैं जो बात बोल रहा हूँ उसको आप लोग फॉलो कीजिए, मेरी बातों को मानिए, सुनिए, गहराई से मैं क्या बोलता हूँ उसको फॉलो कीजिएगा। आप लोग इंशाल्लाह बहुत आगे अपनी लाइफ में तरक्की कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ मैं, फिर अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। तब से आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि ये क्लास ज्वाइन कर ले। आगे आपकी मर्जी, अगर अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते हैं तो अच्छा लगता है हमको कि हाँ मेरे वीडियो को लाइक किया जा रहा है, सब्सक्राइब किया जा रहा है, तो इससे मेरा और जोश जुनून आता है अंदर। चलिए इतना ही, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, आगे आपकी मर्जी। चलिए आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ, फिर हम लोग